हो गया। अभी ये 2 भागों में होगा रिकॉर्डिंग। जय बाबा। हाँ, कि कोई हैंड रेज किया है, बोलिए। ये अभी 2 भागों में होगा मेरा ही, क्योंकि रिकॉर्डिंग बीच में रुक गया है। चलो कोई बात नहीं। The creation of the Hazrat Baba Jan High School and the Meher Ashram. On 23rd December 1926, Rustum Irani, visiting Baba in Bombay, suggested that he return to Meherabad, and to the astonishment of one and all, Baba agreed. Arriving in Meherabad with the Mandali on Christmas Day. इसकी भी एक कहानी है, कुछ झुटुर पुटुर हो गया था, वो सब लॉर्ड मेहर में आपको इसका और भी जो है इसमें यहाँ पर उन चीजों को जिक्र नहीं किया है, तो हम भी नहीं करेंगे। पर 23 दिसंबर 1926 को रुस्तुम ईरानी बाबा के पास पहुंचे, बॉम्बे में उनको मिलने के लिए, देखने के लिए। और वहां पर उन्होंने बाबा से ये सजेस्ट किया कि बाबा मेहराबाद वापस चलो। और अचरज की बात है, सभी अचरज में पड़ गए कि बाबा ने ये स्वीकृत किया। और बाबा सभी मंडली जनों के साथ क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर 1926 को बाबा मेहराबाद आए, वापस लौटे। एंड दिस इनॉग्रेटेड व्हाट वी कॉल द सेकेंड लॉन्ग स्टे। दूसरा लंबा वास्तव्य जिसे कहा जाता है, वह ये रहा 1926 दिसंबर में, which ran from the end of December 1926 until the shifting of the Meherabad Ashram to Toka, जो कि दिसंबर 1926 से लेके जब वापस मेहराबाद आश्रम बंद करके टोका लेके गए। बहुत सुंदर जगह है, जरूर जाना। जब आप मेहराबाद जाओगे, 4-5 दिन रुकोगे, तो एक दिन जरूर जवरा प्रवरा संगम के पास है, अभी भी उस जगह को उन्होंने प्रिजर्व किया है। जब भी जाना है तो बता दीजिए, आई विल गाइड द डायरेक्शन एंड ऑल दैट, जाके आइए, बहुत सुंदर जगह है। तो वहां पर टोका में ये आश्रम शिफ्ट करने तक, मतलब नवंबर 1927 तक ये बाबा का लंबा दूसरा वास्तव्य मेहराबाद में रहा। 70 किलोमीटर टोका, जो कि अहमदनगर के उत्तर में 70 किलोमीटर में स्थित है। इन जून 1928 में, जून 1928 में उसको टोका में लेके गए, मेहराबाद आश्रम को। अब यहाँ पर देखिए, ये बहुत सुंदर दिलचस्प बात है, ये जो प्रिंटेड रूल्स फॉर द मेहर आश्रम, ये जो मेहर आश्रम स्थापित हुआ था, इसकी ऐसी प्रिंटेड सारे रूल्स, रेगुलेशंस, नियम इसमें दिए हैं। देखो, आप देख पा रहे हैं। हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब इसमें 2 पन्ने तो बहुत क्लियर है, उसको हम पढ़ेंगे, वो झलक दिखाएगा कि किस प्रकार बाबा का कार्य चलता था। हाउ परफेक्शनिस्ट ही वॉज, he was the perfect one, and how perfectionist he was in each whatever he did. ये दुनिया का है, मायावी है करके उसको कैसा भी नहीं निपटाना है ना। तो ये, और एक यहाँ पर छगन और विष्णु मास्टर की फोटो है, जो कि अहमदनगर के छगन मास्टर थे, है ना। ये लेके गई थी मुझे छगन मास्टर के घर, मेरी मम्मी लेके गई थी भिंगार में उस समय में, तो मुझे याद है। और छगन मास्टर और विष्णु मास्टर की ये फोटो है, बाबा के शिष्य भी है और मेहराबाद स्कूल के ये टीचर भी रहे थे। अब हम ऐसा करते हैं, पहले इस पैराग्राफ को खत्म करेंगे, इसके पश्चात हम मेहर आश्रम के जो ये रूल्स है ये पढ़ेंगे। इसमें पेज नंबर 1, 2 और 3 दिया है, पर 1 नंबर जो है 2 पे ओवरलैपिंग है, तो 2 का कई हिस्सा निकल गया है, पर 1 और 3 हम जरूर पढ़ेंगे। हम इसके लिए पूछेंगे, या आप में से whoever is very good at all this techniques, तो मेहर बाबा साइट पे डिजिटल ये सारा उपलब्ध है, तो कोई वहां जाकर के ये मेहर आश्रम रूल्स का पेज नंबर 2 निकाल करके सबके लिए आप शेयर कर सकते हैं। हम अपना, या मुझे भेज दीजिए, तो जो हमारा क्रिएशन एंड कॉजेस, इस कॉजेस ग्रुप पे हम शेयर करेंगे उसको। आगे पहले हम इस पैराग्राफ को कंटिन्यू करते हैं। Some of the milestones in the progress of Baba's work during this 18-month period include the opening of the Hazrat Baba Jan High School, a new institution distinct from the earlier
Hazrat Babajan School on 1st March 1927, the inauguration of the Meher Ashram on 1st May 1927, and the emergence of the Prem Ashram as an elite cadre of love-intoxicated students from among the Meher Ashram boys starting in December 1927 and acquiring its own residential facility in March 1928. बड़ा लंबा सेंटेंस है, पूरा बड़ा पैराग्राफ का, हम इसको समझ लेते हैं तोड़ तोड़ के। तो बाबा का जो कार्य इस दौरान रहा, ये इस 18 महीने में उसकी प्रगति कैसी थी, तो हजरत बाबाजान हाई स्कूल ओपन हुआ। पहले जो हमने देखा वो हजरत बाबाजान स्कूल था। अब जो ये नई संस्था खुली वो स्कूल से बिल्कुल अलग थी, भिन्न थी, और इसका निर्माण, इसका इनॉग्रेशन जो है, उद्घाटन 1 मार्च 1927 को हुआ। फिर 1 मई 1927 को मेहर आश्रम खुला। मतलब पहले क्या हुआ, हजरत बाबाजान स्कूल, उसके पश्चात क्या निर्माण किया बाबा ने, हजरत बाबाजान हाई स्कूल। बाबा की गुरु हजरत बाबाजान जैसे बाबा बहुत प्रेम करते हैं। अब तीसरा क्या हुआ, इसके साथ ही हम एक बात को नहीं भूलना चाहिए कि हजरत बाबाजान स्कूल के पहले मेहर डिस्पेंसरी और अस्पताल भी खुला था। तो पहले हुआ मेहर डिस्पेंसरी अस्पताल, फिर हुआ हजरत बाबाजान स्कूल, फिर हजरत बाबाजान हाई स्कूल 1 मार्च 1927 को, फिर मेहर आश्रम खुला 1 मई 1927 को। अब मेहर आश्रम के कुछ बच्चों की जो उनमें ये प्रेम का दरिया उफान में आया और उन कुछ बच्चों की इतनी आध्यात्मिक प्रगति हो गई, तो उनके लिए खास इंतजाम किया गया और मेहर आश्रम के बच्चों को लेकर के नया प्रेम आश्रम बनाया। इसी में से इसका निर्माण हुआ, वो हुआ दिसंबर 1927 के। मेहर आश्रम शुरू हुआ दिसंबर 1927 को और उसमें से ही उनका रहने का भी सुविधा किया, बोर्डिंग स्कूल, वो मार्च 1928 को। तो इस प्रकार से हजरत बाबाजान स्कूल, हाई स्कूल, मेहर आश्रम, प्रेम आश्रम, बोर्डिंग स्कूल। When Baba precipitously uprooted the ashram and relocated to Toka on 3rd June 1928, all these institutions and their personnel came with him. जब वापस जून 1928 को बाबा ने ये सारा मेहराबाद का आश्रम, संस्थाएं खत्म की, बंद की और टोका लेके गए, तो उसके साथ में उसका स्टाफ भी उनके साथ चला गया टोका। 6 months later, on 3rd December 1928, Baba moved the whole concern back to Mehrabad again. वापस 6 महीने में ही टोका से बाबा ने आश्रम 3 दिसंबर सॉरी 3 दिसंबर 1928 को वापस बाबा ने टोका से आश्रम मेहराबाद वापस लाया। एंड soon after this he closed the schools down. जैसे टोका से मेहराबाद वापस आश्रम आया 1928 में, बाबा ने सभी वापस स्कूल बंद कर दिया। Some of the Prem Ashram boys lingered on, and one of them, Aga Ali, accompanied Baba on his first trip to the West in September 1931. बाबा का अब यहाँ से कार्य बिल्कुल विभिन्न हो गया। जो शुरू का कार्य, उसका स्वरूप, उनका उस उद्देश्य सफल होने के पश्चात बाबा अपने आगे के कार्य के लिए मुड़ते हैं। और प्रेमाश्रम के जो कुछ बच्चे हैं, कुछ पीछे रह गए, उनमें से एक जो है आगा अली, तो हम सब उससे भली भांति परिचित है, सॉफ्ट एंड थ्रॉप्स का हीरो। वो कितना बार भागा, कितना बार वापस बाबा के पास आया, बड़ी दिलचस्प कहानी है। तो वो बाबा के साथ, बाबा की जो पहली वेस्ट की ट्रिप थी, जो सितंबर 1931 में बाबा वेस्ट की ट्रिप पर गए, तो उन्होंने साथ में आगा अली को भी लेके गए। अगेन खुदा की बातें खुदा ही जाने। आगा अली क्या था, बाबा ने कैसा क्या किया, उसके मार्फत हम नहीं जानते। Yet the main phase connected with Baba's work
in the spiritual education of boys extends from his return to Meherabad at the end of December 1926 through to the formal closing of the Meher Ashram on 30th January 1929 and the dramatic downscaling of the Prem Ashram from that time. वापस इन शॉर्ट उन्होंने यहाँ पर दिया है कि मेन फेस कनेक्ट बाबा का आध्यात्मिक जो शिक्षा बाबा उनको देना चाहते थे बच्चों को, उसका जो मुख्य एक फेस था, मुख्य विभाग था, इसको सॉरी मैं एक बार वापस पढ़ती हूँ. Yet the main phase connected with Baba's work in the spiritual education of boys extends from his return to Meherabad and at the end of December 1926. December 1926 को बाबा वापस आए टोका से. वहां से बाबा का वापस इन बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा शुरू हो गया और आगे चला. कब तक? थ्रू टू द फॉर्मल क्लोजिंग. जब तक ये मेहर आश्रम पूरा क्लोज नहीं हुआ फॉर्मली, जो कि 13 जनवरी 1929 को मेहर आश्रम बंद होने तक यह आध्यात्मिक शिक्षा जो है वो देने का कार्यक्रम चलता रहा. एंड द ड्रामेटिक डाउन स्केलिंग, और जो कि प्रेम आश्रम को बाबा ने अचानक बंद किया था, वो हकीकत भी हम जानते हैं कि ये वापस आएगा तो ये बंद होगा, नहीं तो चालू रहेगा. ऐसा सब करके जब अचानक से नाट्य रीति से प्रेम आश्रम बंद हुआ, तब तक बाबा का ये जो मुख्य महत्वपूर्ण फेज था उनका कार्य का, कि बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देने का, वो चलता रहा. यदि हमारे पास समय है यस, तो हम आगे पढ़ते हैं. ये मेहर आश्रम जो था मेहराबाद अहमदनगर, इसके जो रूल्स के ये पन्ने हैं उसको पढ़ लेते हैं. The institution has been started with the sole object of imparting spiritual knowledge to the rising generation under the guidance of Sri Sadguru Meher Baba. मेहर आश्रम स्कूल का उद्देश्य यह है, ये खोलने का एकमात्र उद्देश्य है कि ये जो नई पीढ़ी है उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाएगा. सदगुरु यहाँ लिखा है, सदगुरु श्री सदगुरु मेहर बाबा के मार्गदर्शन में उनको आध्यात्मिक शिक्षा दी जाएगी. यही उसका मेन मकसद है. एकेडमिक लेते थे, फिर वो मुख्य उद्देश्य नहीं था. रूल्स एंड रेगुलेशंस. पहला रूल, द इंस्टीट्यूशन विल प्रोवाइड. ये देखो, ये बच्चों को ये बाबा ने कैसे चुने, उनमें उनके माता पिता को कैसा कन्विंस किया, किसी को कैसा रिजेक्ट किया, किसी को कैसा एक्सेप्ट किया. ये वापस एक बहुत, इसके ऊपर एक आई एम श्योर और एक बड़ी बुक आएगी, क्योंकि ये बड़ी सब है उस समय की कहानी, और इसके ऊपर और एक किताब जरूर आएगी, क्योंकि उस समय के ये किस्से, किसको लेना है, कैसा लेना है, उनके माता पिता को समझाना है, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है, उस समय में कितना लोग ऐसा रुचि रखते होंगे कि स्पिरिचुअल ज्ञान के लिए किसी स्कूल में दाखिल करना, ये सब बातें हैं उसमें. तो यहाँ रूल, पहला नियम है, The institution will provide boarding, lodging, clothes, books, etc. absolutely free to all students admitted therein. इस संस्था में जितना बच्चों का दाखला होगा, एडमिशन होगा, उन सबको संस्था द्वारा रहने का, खाने का, उनके कपड़े, किताब, सब कुछ मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा. The admission will be irrespective of any distinction of caste, color or creed. तो यहाँ पर जो उनको एडमिशन दी जाएगी, वो कोई भी जाति, संस्था, ये कलर, ये कुछ वंश भेद, जाति भेद, ये नहीं माना जाएगा, उसमें नहीं ये किया जाएगा. थर्ड, no distinction or prejudice of caste, color or creed will be observed with regard to the taking of meals and lodging of the students
and the food will be strictly vegetarian. कि इनको जब खाना दिया जाएगा तो उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं, मतलब भेद नहीं किया जाएगा, सबको एक ही खाना मिलेगा और वो वेजिटेरियन खाना होगा। वैसे ही एडमिशन के दौरान ये कास्ट वगैरह का बेस में कोई ना ही भेद किया जाएगा उनमें, ना ही कोई उनको ये किया जाएगा कि ये कास्ट का है करके एडमिशन दिया या ये कास्ट का है करके नहीं दिया, ऐसा नहीं होगा। चौथा रूल, secondary education up till matriculation will also be given, but special attention will be paid to the spiritual training of the students, that being the main aim and object of the institution. Matriculation तक, SSC तक, matriculate तभी अलग था, तब तक का शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन खास ध्यान दिया जाएगा आध्यात्मिक प्रशिक्षण पे, जो कि इस संस्था का मूल उद्देश्य है, एकमात्र उद्देश्य है। अब पेज नंबर 2 हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, पेज नंबर 3 पर सीधा चलते हैं रूल नंबर 13 पे, क्योंकि 5 से लेकर 12 जो है वो पेज नंबर 2 में छिप गए हैं। The admission at first will be temporary and will be made permanent after 1 month if the applicant is found fit in every way. ये प्रोविजनल एडमिशन थी, ऐसा नहीं है डोनेशन दिया, फीस भर दिया, चलो एडमिशन हो गया, जैसा कि आजकल स्कूल कॉलेज का धंधा बन गया है ना। फैक्ट्रीज क्लोज हो रही है, स्कूल कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, क्योंकि इट हैज बिकम अ मनी मेकिंग बिजनेस नाउ। पर बाबा ने ये कंडीशन रखा था कि पहले एडमिशन दिया जाएगा, वो तात्कालिक एडमिशन रहेगा, टेम्पररी, और उसको परमानेंट स्थायी किया जाएगा यदि वो बच्चा 1 महीने के बाद उसको स्थायी किया जाएगा यदि वो बच्चा हर तरह से उस स्कूल के लिए फिट है, सक्षम है, ऐसा दिखाई दिया तो। उसकी क्या क्वालिटीज है, उसके क्या गुण है, उसके लायक वो है कि नहीं, वो देख करके। इवन रूल नंबर 14 नंबर, इवन आफ्टर एडमिशन if a student is found unfit for certain subjects during the period of his stay in the institution, he shall be transferred to other classes and given such training as the authorities find proper for him. अब उम्र के हिसाब से पहली उसकी कक्षा के हिसाब से एडमिशन दिया भी जाएगा, लेकिन एडमिशन के पश्चात यदि ऐसा मालूम पड़ता है कि वो स्टूडेंट, विद्यार्थी अनफिट है, सक्षम नहीं है, और कुछ विषयों में यदि वो वीक है, उसका स्कूल में रहने के दौरान ऐसा मालूम पड़ता है, तो उस बच्चे को दूसरा क्लास में ट्रांसफर किया जाएगा, जैसा कि यहाँ पे स्कूल की अथॉरिटीज ठीक समझे। 15 नंबर पॉइंट है, the authorities reserve to themselves the right to discharge any student anytime if found unfit anyway. स्कूल अथॉरिटीज ये हक रखते हैं, उनमें रिजर्व रखते हैं कि यदि कोई बच्चा, यदि कोई स्टूडेंट ठीक नहीं है, अनफिट है, कभी भी बाद में यदि उनको लगता है कि उसमें कोई बदलाव नहीं, वो सक्षम नहीं है, अनफिट है, तो स्कूल अथॉरिटीज उसको कभी भी निकाल सकती है। और इसकी हिस्ट्री में हमने देखा कि 1-2 बच्चे के साथ ये सब हुआ भी है। 16 नंबर रूल, द स्टूडेंट शैल बिहेव वेल थ्रू आउट हिज स्टे इन द इंस्टीट्यूशन एंड always pay proper attention to his studies and instructions given and observe all rules strictly. ये बच्चा जो है वो इंस्टीट्यूशन में, संस्था में दाखिल होने के बाद पूरा समय अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, उसने ध्यान से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, सभी पढ़ाई पर, और जो भी उसको सूचनाएं दी जाती है उनका और सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। आगे रूल है 17 नंबर रूल। आजकल हम देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में
बार बार कुछ कुछ ग्रुप में रियली अच्छा डिसिप्लिन होता है, कभी कुछ नहीं लिखना पड़ता है, कुछ ग्रुप में बार बार लिखना पड़ता है, ऐसा मत करो वैसा मत करो। तो डिसिप्लिन, बाबा ऑलवेज लाइक डिसिप्लिन। 17 नंबर रूल है, द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट अकम्पनी द एप्लीकेंट्स सर्टिफिकेट और डेट ऑफ बर्थ, a certificate from the school last attended, together with a recommendation note from any gentleman of a position as to his character, as also a health certificate from any medical practitioner as to his perfect health and his being free from any हेरिडेटरी और कंटेजियस डिसीज। यहाँ कोई भी जात का प्रमाण पत्र बाबा ने मांगा नहीं, जो आजकल मांगते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट इसमें नहीं है, और इसमें शुरू में ही दिया है कि ये किसी भी कास्ट को या कलर को, वंश को, भेद को नहीं जानता है। तो यहाँ पर अपने अर्जी के साथ में आपको जो अर्जदार है, बच्चा दाखिल होने वाला, विद्यार्थी दाखिल होने वाला है, उसका जन्म का प्रमाण पत्र दाखला, जो कि उस समय में बहुत रेयर चीज थी कई सालों तक। तो बाबा ने इसको तब शुरू किया है, जो आज हम पूरे विश्व में लागू हुआ देख रहे हैं। उस समय ये था ही नहीं, कई दाखला होता नहीं था, जन्म की तारीख होती ही नहीं थी, कुछ भी तारीख बच्चे स्कूल में डालने के टाइम में सारे जून 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 वाले होते हैं। और उसने जो पहला अगर कोई स्कूल था तो वहां से भी सर्टिफिकेट चाहिए, उसके साथ ही एक रिकमेंडेशन नोट चाहिए कोई जेंटलमैन से, उसका कैरेक्टर कैसा है, और एक हेल्थ सर्टिफिकेट भी बाबा ने यहाँ पे मांगा है। जो देखो एक विशिष्ट बात है, ये हेल्थ सर्टिफिकेट मेडिकल प्रैक्टिशनर से, डॉक्टर से, कि उसकी हेल्थ, उसका आरोग्य परफेक्ट है, अच्छा है, और वो कोई भी हेरिडिटरी और कंटेजियस जो दूसरों को लगने वाला ऐसा कोई उसको बीमारी नहीं है। जो कि आगे रूल नंबर 6 हम नहीं पढ़ पाए, उसके रिलेशन में ये है। तो ये रहे बाबा के मेहर आश्रम स्कूल के कुछ नियम हमने आज देखे। हम अभी पेज नंबर 13 पर है, सेकेंड या फर्स्ट पैराग्राफ हम शुरू करेंगे आगे। मेरे ख्याल से आज हम यहाँ रुक जाते हैं। किसी को कुछ कहना है, बोलना है? प्रेयर किसको दे रहे केत की? हाँ, एक मिनट। हाँ, बच्चे घर में भेज देते थे ना, हाँ, तो वापस लाने के टाइम, आने के टाइम, हाँ, उन्होंने फादर की सिग्नेचर लाना चाहिए। हाँ 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 हाँ। किस मतलब उनको क्या हॉलीडेज में भेजते थे तब? ब्रदर इज विलिंग टू कीप। हाँ, बराबर बराबर। ओके, थैंक यू दादा फॉर दिस एडिशन। मुझे पता नहीं आप लोग सुन पाए कि नहीं, तो अरे बाप रे, कहाँ गए? हाँ, यहाँ पर दादा बोल रहे हैं कि और एक उसमें ऐसा रूल था कि जब वो दाखिल होता है या छुट्टियों पर के लिए घर जाता है, तो आते समय उसने उनके पेरेंट्स से सिग्नेचर और सम्मति पत्र लाना चाहिए, जिसमें कि उसके पेरेंट्स सहमत है उसको भेजने के लिए। ऐसा भी था, ऐसा दादा ने एडिशन किया। करेक्ट है, ये भी शायद सॉफ्ट एंड थ्रॉप्स में या कहीं तो पढ़ा था। करेक्ट। और कुछ दादा? नहीं, वो लाते समय पेरेंट का सिग्नेचर। हाँ, वो तो आपने बोल दिया, वो बता दिया, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ कहना है? कुछ कहना है तो प्रेम की बातें किया। चलो, प्रेयर किसको दे रहे हैं? केत की। जय बाबा। हाँ, केत की कहाँ गई? हेलो, जय बाबा। जय बाबा, जय बाबा। हाँ, प्रेयर दिले कोणाला? नाही दिली। सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं और ना तुम्हारा कोई अंत है। तुम अचेत हो तो ना बने हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और रूप नहीं है, तुम अबीर भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो।
तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत हो और अनंत हो। तुम अखंड हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो, तुम सब लोगों पर हो और समस्त लोगों से परे हो। तुम तीनों भुवनों में हो और तीनों भुवनों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और सुसंत हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूज्या में हो और सतत परिष्कारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों से सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम पार ब्रह्म हो और परापर ब्रह्म भी हो। तुम पार ब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, निदान हो, बहुमद हो और तीसर ईश्वर हो। तुम्हारा नाम है जन अर्थात असीम दयाते निधि सदुराज। हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित न था और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित न था, वाद से प्रेरित हर एक कर्म शब्द और विचार के लिए तथा देश प्रेरित हर एक कर्म शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, सब असत वचनों के लिए और सभी निंदा पाखंड साम्या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए, दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख देने की इच्छा करने के लिए अनुताप। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे भी आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असुविधा सदा रहती आई, उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। परमात्मा हमारी ऐसी सहायता कर कि हम उससे अधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझे मिलकर एक हो जाने के पास ना बन जाए। और तू हम सबकी ऐसी सहायता कर कि हम अंत तक बाबा का दामन से साथे पकड़ गए। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा जय। बहुत सुंदर। कितकी आरती जय बाबा। या अंकिता बोल रही है क्या आरती? हाँ। आदि सचेतन शांति नमो ब्रह्माओ मेरे प्रभु आरती अपना मेरे